इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को सोल्व करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव बताइए फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। तो पहले मैं फिजिक्स का बता देता हूँ, उसके बाद दोस्तों केमिस्ट्री का लाऊंगा। ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर है। तो इसमें दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन आपको याद होंगे और जो नहीं याद है उसे याद करते चलिएगा, क्योंकि यह दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी बिहार बोर्ड द्वारा दिया गया है। तो आप एक बार अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिएगा और कमेंट भी करते चलिएगा जिसका आंसर आपको पता हो। मुझसे पहले आप उसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक दिशा सदिश होता है जिसकी दिशा होती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए उसकी दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है, यानी ऋण से धनावेश की ओर होती है, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। यहाँ पर दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, यहाँ पर अगर हम सूत्र लगाएं E बराबर F/Q, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूटन कूलाम, यानी F का N हो जाएगा और Q का दोस्तों C हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए वाला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, ये दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है एक कूलाम आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो दोस्तों ये होता है 6.25 गुने 10 के पावर 18, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये आपको याद कर लेना है। किसी वैद्युत रोधी माध्यम का पराधुतांक क्या हो सकता है, दोस्तों ये क्या हो सकता है, 1 से मतलब छोटा हो सकता है। तो यहाँ पर आपको 1 से बड़ा वाला देखना है। किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक क्या हो सकता है, यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि 1 से बड़ा होता है। तो ये दोस्तों 1 तो नहीं है, 1 के बराबर या बड़ा होता है। तो ये सभी तो देखिए छोटा है तो नहीं हो सकता, 1 के बड़ा 6 है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित कर सकता है, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो अल्फा कणों को विक्षेपित कर सकता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। आगे है एक बिंदु आवेश Q को E परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। आवेश द्वारा महसूस किए जाने वाला बल होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों क्या होता है, F बराबर QE। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, F बराबर QE, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला एल भुजा के एक घन केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस Q रखा घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं इसको कॉपी पर सोल्व करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर बोल रहा था कि एल भुजा के एक घन के केंद्र पर बिंदु पर मतलब घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस Q रखा है, यानी यहाँ पर दोस्तों केंद्र ये वाला हमारा केंद्र हो गया, प्लस Q रखा है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, कुल फ्लक्स दोस्तों, कुल फ्लक्स यहाँ पर Q/ε0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें सभी भुजाओं को बताना है, तो इसमें दोस्तों 6 लगा देंगे तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा सभी का। ये तो ये ऑप्शन कितना में दिया हुआ है, बी वाला में दिया हुआ, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद वाला थोड़ा लंबा है दोस्तों, एक गोलीय चालक की धारिता इतना है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो पहले मैं दोस्तों इसका त्रिज्या निकाल लेता हूँ। तो देखिए उसको निकालने के लिए फार्मूला मैं लेता हूँ 4πε0r। तो यहाँ पर अगर हम r का मान निकालना चाहें तो किस तरह हो जाएगा, हमारा त्रिज्या ई वाला नीचे ला देते हैं, 4πε0 बराबर r हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका मान रख देंगे, एगो तो मान दिया हुआ, अब इसका मान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, सी का मान रख देंगे, यानी 1 गुना 10 के पावर 6 और फिर नीचे दोस्तों क्या 4πε0। तो इसका भी हम क्या करते हैं, मान रख देते हैं। तो पहले एक बार रहने देते हैं, उसके बाद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 गुना 10 के पावर 9 गुना 10 के पावर 6 बराबर r। अब देखिए ये दोस्तों 10 के पावर वाला मतलब ये वो माइनस में और फिर यहाँ पर ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा 9 अब 1 10 हो जाएगा और ये घटा देंगे, नहीं आधार सेम होना चाहिए, तो इन दोनों का सेम है दोस्तों। तो देखिए ये 9 में से छो जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा बराबर r, यानी 10 पे दोस्तों 3 जीरो, तो 1 2 3, यहाँ पर हम 3 जीरो दे दिया और इसको गुना कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 पे 3 जीरो, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों
1 2 3 जीरो। ये हमारा क्या आया, मीटर में आया, लेकिन हमें किलोमीटर में लाना है। तो किलोमीटर को हम क्या करते हैं, 1000 से निकालने के लिए 1000 से भागा कर देते हैं। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 9 किलोमीटर आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसके बाद 10वां को सोल्व कर लेते हैं। 9वां बहुत आसान था दोस्तों, तो उसका आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा, उसे मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ पर 10वां बोल रहा है कि समान धारिता वाले 3 संधारित्रों को पहले समांतर क्रम, यहाँ पर दोस्तों पहले समांतर क्रम, फिर बाद में क्या होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोनों दशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात, यानी दोस्तों रेशियो निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर समानांतर ले लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हल में लिखेंगे समानांतर क्रम के लिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर अगर C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 लेते हैं, तो क्या सभी एक ही क्रम में है दोस्तों, तो इसलिए इसका मान भी C प्लस C हो जाएगा, यानी C डैश, यहाँ पर नहीं C ले लेते हैं 3C। ये हुआ हमारा समांतर क्रम का। फिर बोल रहा था कि श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम पर क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला 1/C/1 प्लस, यहाँ पर दोस्तों इसको क्या कहें, C लिए तो इसको डबल डैश सी ले लेते हैं, इसको C डैश ले लेते हैं, इसको डबल डैश सी ले लेते हैं, और फिर C2 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी का समान है, यानी 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो 1/C बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका सेम आ जाएगा C, और ऊपर जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम C डबल डैश की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर C/3 आ जाएगा। अब इसका रेशियो निकालेंगे हम। तो रेशियो में क्या करना है आपको, C डैश बटे C डबल डैश हो जाएगा, यानी 3C/C यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो C से C दोस्तों कट जाएगा, और यहाँ पर ये 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 3 फलन थे। देखिए अभी मैं नहीं काटता हूँ, 3C/C और 3 ऊपर कर देता हूँ, तो 3 से 3 कट जाएगा, लेकिन 3 3 9 बच जाएगा, और नीचे दोस्तों कुछ नहीं तो 1, यानी यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारा 9:E आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। तो देखिए इसको आप सूत्र की सहायता से भी निकाल सकते हैं दोस्तों, रो बराबर आर ए सूत्र, यहाँ पर नीचे क्या होता है एल होता है। तो यहाँ रो को हम क्या ले लेते हैं ओम, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मीटर हो, उसका हो जाएगा ए बराबर, और एल को भी हम लंबाई मीटर में ही नापते हैं। तो यहाँ एम से एम को कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, ओम बटे एम। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये इन्वर्स में हो जाएगा, यानी ओम मीटर इन्वर्स, ऑप्शन सी सही आ जाएगा। अगला है कि परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है, कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है, तो कैसा करता है दोस्तों, पूर्ण कुचालक की तरह, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, पूर्ण कुचालक की तरह करता है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक का व्यक्त करता है, प्रतिरोधक को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक फार्मूला है, ये रो वाला ही आपको जो मैं पीछे बताया था, यहाँ पर वही ऑप्शन है आर ए बटा ए। तो देखिए यहाँ पर नहीं दिया हुआ, मैं आपको समझा देता हूँ, रो बराबर आर ए बटे एल। तो यहाँ पर देखिए क्या किया, आर को ई लिख दिया, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिख, यहाँ पर दोस्तों L/A, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। इसको यहाँ पर जब आर का मान निकालेंगे तो ये उलट जाएगा, यानी देखिए यहाँ पर दोस्तों ये रो ऊपर चला जाएगा, और ये एल इसके साथ ही आ जाएगा, और इसके नीचे ए आ जाएगा। तो इसमें रो को क्या किया है, ए लिख दिया, तो L/A इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। आगे देखेंगे हम कि जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों बढ़ जाता, घट जाता, स्थिर रहता। तो जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक में प्रतिरोध दोस्तों बढ़ जाता, जो कि ऑप्शन ए में है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, यहाँ पर बताना विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत परिपथ की शक्ति बराबर P/I होता है दोस्तों। और अगर हम यहाँ पर मान रख देंगे आई का, तो क्या हो जाएगा V/R, तो यहाँ पर V² हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। इसको गुना करेंगे तब। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक ईवी का समतुल्य है, तो यहाँ पर बताना हमें मान दोस्तों, तो इसका क्या होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा, सी में दिख रहा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। यहाँ पर हमें बताना दोस्तों कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, तो क्या होता है 0 होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन में कह रहा हूँ 19 नंबर की गतिशील आवेश पर उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है दोस्तों? केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र या दोनों? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है दोस्तों दोनों करता है, यानी विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है कि रूट अंडर रूट एस्ट्रोनॉमी और यहाँ पर दोस्तों इतना का मात्रक बताना। तो इसका जो सही आंसर होता है वो ओम होता है दोस्तों, आप ये याद कर लीजिए। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि एक ही दिशा में जाती हुई दो समानांतर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज क्या करती है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, न आकर्षित करती है, न प्रतिकर्षित करती है, एक दूसरे को आकर्षित करेगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, तो इनमें से दोस्तों कोई नहीं। यहाँ पर हम ऑप्शन डी ले लेते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर दोस्तों बताना है हमें कि कौन सा कथन असत्य है। तो चारों सूत्र को आप अच्छे से देखिए, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो ये दोस्तों एम टाउ एम बी, देखिए यहाँ पर ये इंटू में होना चाहिए था, तो ये मतलब क्रॉस में रहना चाहिए, इंटू में है तो नहीं होगा, और यहाँ तो उल्टा ही दिया हुआ। ये दोस्तों हमारा बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। कब होता है दोस्तों? यहाँ पर बताना चुंबकीय ध्रुवों पर, भौगोलिक ध्रुवों पर, प्रत्येक स्थान पर, चुंबकीय निरक्ष पर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चुंबकीय निरक्ष पर शून्य होता है घटक। विद्युत चुंबक बनाने में सबसे उचित धातु है। यहाँ पर दोस्तों सबसे उचित धातु का नाम बताना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टील। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टील, ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान होता है। यहाँ पर दोस्तों चुंबकशीलता का मान होता है, अनुचुंबकीय पदार्थों का बताना है, तो 1 से अधिक होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला उदासीन बिंदुओं पर होता है। क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर बताना बी बड़ा होता है कि बी छोटा होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी सी वाला हो जाएगा। बी बराबर होता है बी एच के, जहाँ बी चुंबकीय क्षेत्र कितना और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्रीय घटक था। हाँ, तो यही सही होगा दोस्तों, ऑप्शन सी वाला। अगला लेंज के नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो ये दोस्तों आसान है, ऊर्जा के, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रेरकत्व का मात्रक है, तो यहाँ पर हमें बताना दोस्तों इसका मात्रक क्या होता है? ओम प्रति सेकंड नहीं, ओम सेकंड होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला L/R की विमा निम्नलिखित में से किसका विमा के समान होता है? मतलब L/R की विमा निम्नलिखित में से किसकी विमा के समान होता है? यहाँ पर हमें बताना दोस्तों, तो ये होता है रूट अंडर L/C का, हाँ, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला है किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान इतना है, एम्पियर हो तो धारा का वर्गमान मान IRMS में होगा। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है कि इसका फार्मूला लग देना IRMS। इसका क्या होता है? अंडर रूट में दोस्तों I0 होता और √2 होता। तो इतना का मान देखिए दिया हुआ है, आई का मान, तो ये रख देंगे हम √2 बटे, और ये सूत्र में होता है √2 नीचे, तो √2 से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 5A बच जाएगा, यानी इसका ऑप्शन ए सही आ जाएगा, 5 एम्पियर। अगला एक परिवर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रतिरोध श्रेणी में लगे हैं, तो परिपथ की प्रतिबाधा होगी। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि एक फार्मूला होता है R² + L²। तो देखिए मैं R के जगह पर डायरेक्ट यहाँ मान लिख देता हूँ कि यहाँ 8 के स्क्वायर और प्लस 6 के स्क्वायर। तो 8 के स्क्वायर क्या होता है? 8 × 8 64 प्लस 36 का स्क्वायर, यानी मतलब 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पर दोस्तों √100 आ जाएगा, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी 10 ओम होना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में है। ये दोस्तों Z बराबर फार्मूला होता है R² + L², तो उसका मान हम डायरेक्ट रख दिए यहाँ पर, तो 10 ओम आ जाएगा। अगला है कि तप्त तार अमीटर तथा तप्त तार वोल्टमीटर दोनों कार्य सिद्धांत धारा के निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, किस प्रभाव पर आधारित है दोस्तों, उसके बारे में बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो रासायनिक नहीं, ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन सी सही होगा, ऊष्मीय प्रभाव। विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है, कितना होता है दोस्तों? अनंत शून्य, शून्य होता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला है कि किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है?
यहाँ पर दोस्तों बताना कि क्या संभव नहीं है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो 3 गो तो सही है लेकिन एगो गलती है। प्रवर्ती धारा भी सही है, प्रेरित धारा भी, भनवर धारा, ये तीनों दोस्तों होता है ट्रांसफार्मर, लेकिन ये दिष्ट धारा नहीं होता। ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ एल आर परिपथ में प्रतिबाधा होती है। देखिए अभी मैंने बताया था दोस्तों ऊपर इसका फार्मूला, तो ये दोस्तों आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जो कि मैंने इसका पर न्यूमेरिकल भी ऊपर सोल्व किया है। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे वैद्युत चुंबकीय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे वैद्युत चुंबकीय नहीं है? यहाँ पर दोस्तों नहीं पूछ रहा है, तो ये तो है, ई भी है, ई भी है, लेकिन ई वाला नहीं है दोस्तों, अल्फा तरंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे है। यहाँ पर दोस्तों सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे है, हमें बताना किस में है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो गामा तरंगे, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा होती है, किधर होती है दोस्तों वो बताना है। ई के समानांतर इतना, तो देखिए ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर, ये ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पर बोल रहा है कि 1/2 एंगस्ट्रॉम 0 ई स्क्वायर, जहाँ एंगस्ट्रॉम 0 निगेटिव की विद्युतशीलता तथा ई वैद्युत क्षेत्र की बीमा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें इसका बताना है। तो देखिए यहाँ पर आप सूत्र लिखिए ऊर्जा बटे आयतन। अब यहाँ पर एसआई मात्रक दे दीजिए ऊर्जा का और आयतन का। तो ऊर्जा का तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों क्या था, ml स्क्वायर टी के पावर -2, और आयतन तो यहाँ पर एल क्यू हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम ले लेते हैं एल क्यू से एल क्यू। देखिए 2 गो है ऊपर, 3 गो है नीचे, तो कट जाएगा, तो नीचे दोस्तों एगो बचेगा, और जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाने में माइनस में हो जाएगा, और T2 तो पहले ही से था। तो इसका जो सही आंसर आया दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी वाला, देखिए यहाँ पर -1 और -2 यहाँ पर ऑप्शन सी में दिख रहा है। अगला, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति 29 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग हो। तो देखिए जब 30 डिग्री बनेगा दोस्तों तो नीचे 90 डिग्री भी बनेगा, यानी यहाँ पर साइन आई बटे साइन आर का फार्मूला ले लेते हैं। ऊपर मान लीजिए 30 डिग्री है तो नीचे 90 डिग्री भी बनेगा। जब इसका आप चित्र बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं फिलहाल के लिए अभी ऐसे ही बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर अच्छा से नहीं बन पाता। तो देखिए 37 और 90 का मान कितना होता है, आप लोगों को पता होगा कि इसका मान दोस्तों 37 डिग्री का मान 1/2 होता है और 90 का मान सिर्फ 1 होता है, और यहाँ पर क्या n/c है। तो इसको हम कैसे गुना कर देंगे या भी का मान निकालेंगे। यहाँ पर अगर हम चाहें तो यहाँ पर दोस्तों ये भी है, v/c, तो ये भी का मान अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको कैसे गुना कीजिए 1/2, इस सी जाके इसमें गुना हो जाएगा, यानी इस सी ऊपर चला जाएगा इससे और 2 नीचे आ जाएगा, यानी c/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मान रख दीजिएगा, तो यहाँ पर c यानी प्रकाश का वेग का मान कितना होता है 3 × 10⁸, और नीचे दोस्तों 2 है, तो 3 से भागा देंगे 2 में, नहीं 2 से भागा देंगे 3 में, तो क्या होता है 1.5 दूनी 3, यानी 1.5 × 10⁸ आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ऑप्शन बी में जो दिख रहा ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे 41 नंबर में बोल रहा है कि 4D एवं 2D क्षमता के 2 लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। तो इसका क्या होगा, फार्मूला लिख लेते हैं P = P1 + P2। तो ये दोस्तों देखिए P1 के जगह पे है +3D और फिर -2D, तो इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 1D आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसका हम फोकस दूरी निकाल लेते हैं। तो देखिए आप याद रखिएगा 1D, यानी फोकस दूरी दोस्तों P बराबर क्या होता है 1/f होता है। तो यहाँ पर मान कितना आया था, D का मान 1 आया था, और नीचे भी दोस्तों 1 रखेंगे तो इसका 1 मीटर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 1 मीटर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। यहाँ पर हमें बताना दोस्तों कि क्या होता है, तो काल्पनिक एवं उल्टा होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक एवं उल्टा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य की 2 प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती है। परिणामी तरंग का आयाम अधिक तो होगा जब उनके बीच कालांतर होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, अधिकतम मान उनके बीच का कालांतर होगा। हाँ,
ये शून्य होगा दोस्तों, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। कौन सी घटना प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करती है? तो इसका जो सही आंसर होगा अपवर्तन ध्रुवन, हाँ ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, ध्रुवन पुष्टि करती है। ध्रुवित प्रकाश के कंपन, यहाँ पर पूछ रहा है ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवन तल के बीच का कोण होता है। तो ये दोस्तों बहुत ही आसान है, क्या होता है 90 डिग्री होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा क्या होती है? यहाँ पर क्या होती है दोस्तों, घटती है बढ़ती है अपवर्तित रहती है? तो ये दोस्तों बढ़ती है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे इधर कि निम्नलिखित में से किसका निरोधी विभव सबसे कम होता है। यहाँ पर बताना दोस्तों कि किसका कम होता है निरोधी विभव। तो देखिए ये हो जाएगा लाल, हाँ लाल का होता है, लाल प्रकाश का निरोधी विभव में सबसे कम लाल का होता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है तरंग धैर्यों का तरंग धैर्य होता है, द्रव्य तरंगों का तरंग धैर्य होता है। यहाँ पर दोस्तों हमें बताना इसका एक समीकरण, तो क्या होता है लेमडा बराबर HP, यानी ऑप्शन जो एम दिख रहा है ये हमारा सही हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों H/2π, जो कि ऑप्शन बी वाला में दिख रहा है, तो हमारा बी सही हो जाएगा। अगला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है, कहाँ पड़ती है दोस्तों अवरक्त क्षेत्र में, दृश्य प्रकाश क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा परावैज्ञानिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी वाला। और इधर है कि अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश की तुलना में आवेश की कितना गुना होता है? अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है? हाँ गुना बताना दोस्तों कितना अधिक होता है, तो ये 2 गुना अधिक होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे इधर कि 1 MeU के तुल्य ऊर्जा है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 931 MeV, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है, यहाँ पर हमें बताना दोस्तों सूर्य की विकिरण ऊर्जा का क्या स्रोत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ये भी आया दोस्तों, लगभग हर बार पूछते रहता है क्वेश्चन। पी टाइप अर्धचालक वैद्युत रूप में होता है, यहाँ पर बताना है कि पी टाइप चालक वैद्युत रूप में क्या होता है, धनात्मक आवेशित, उदासीन, ऋणात्मक आवेशित। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा उदासीन। जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव लगभग है, कितना होता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होता है हाँ 7.5 नहीं, ई वाला आप याद कर लीजिए 0.3 वोल्ट, यही सही आंसर होगा इसका। आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान होता है, आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान होता है। तो कितना होता है दोस्तों वो 1 तथा 0 के बीच, हाँ ऑप्शन सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। यदि गोले पर आवेश 10 म्यू हो तो इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर दोस्तों थोड़ा ये भी लॉन्ग हो सकता है, तो इसको भी मैं कॉपी पर बता देता हूँ। यहाँ पर हमें आवेश दिया गया है 10 म्यू और इसकी सतह की विद्युतीय फ्लक्स पूछ रहा है। तो हमारा दोस्तों क्यू दिया हुआ, तो देखिए यहाँ पर हम एक फार्मूला लेते हैं क्यू बराबर एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर क्यू का मान दिया हुआ लेकिन एप्सिलॉन 0 का मान नहीं दिया हुआ, तो इसे निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे 1/4 एप्सिलॉन 0, देखिए इतना बराबर क्या होता है 4 गुने नहीं 9 गुने 10⁻⁹। अब अगर यहाँ पर हम सिर्फ 1/एप्सिलॉन 0 का मान निकालना चाहें तो 4 को ही पट्टी भेज देंगे, तो यानी 9×4 = 36 हो जाएगा दोस्तों, और इसका पाई भी उधर ही भेज देते हैं 10⁻⁹। तो ये हमारा 1/एप्सिलॉन 0 का मान आ गया, और क्यू का मान तो दिया हुआ है कितना 10, तो यहाँ पर हम रख देंगे दोस्तों 10 गुने, देखिए 1/एप्सिलॉन 0 का मान इतना है, तो क्या है नीचे है, और जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो मैं नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पर नहीं हटेगा। क्यू बराबर दोस्तों 10 गुने 10⁻⁻6 और गुने 36 पाई गुने 10⁻⁻, मतलब 9। तो देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, आधार सेम है दोस्तों, तो क्या होगा घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 36 पाई गुने 10 के पावर दोस्तों ये 9 में से हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए ये 10 और ये 10, इस पर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 में से 6 घटा देंगे दोस्तों तो 4 आ जाएगा, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा।
इसके बाद वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि बूस्टर का नियम है, तो ये दोस्तों ऑप्शन ए वाला है 10 IP, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, यदि किसी बहुमापी के तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन प्राप्त होगा, अधिक लंबाई पे, कम लंबाई पे, उसी लंबाई पे। तो इसका जो सही आंसर होगा कम लंबाई पे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों कि नैंड द्वारा का बूलियन बीजगणितीय है, तो ये दोस्तों दो गो से बना है, यानी पहले क्या है एंड का है और फिर दोस्तों उसके बाद क्या है गेट का है। तो अगर उन दोनों को देखें, यहाँ पर क्या होता है, इसका समीकरण y बराबर a/b होता है। तो अगर इस पर हम बार लगा दें तो यह नैंड का बन जाता है। तो यहाँ पर y बराबर a/b का y देखना है, तो ये दोस्तों ऑप्शन सी में है बार वाला। अगला है, एक समतल तरंगार निम्न में से किसका भाग है, ये दोस्तों किसका भाग है उसके बारे में बताना है। तो ये दोस्तों गोलीय तरंगदार, बेलनाकार तरंगदार, ये दोनों का है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला भी दोस्तों गेट से है, निम्नलिखित तात्विक परिपथ में आउटपुट है। तो ये देखिए क्या है, एंड है, ये दोस्तों आपका एंड है और ये दोस्तों आपका नोट है। तो देखिए जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, नैंड हो जाएगा। और इसका अभी मैंने दोस्तों ऊपर बताया था कि क्या होता है, यहाँ पर नैंड हो जाएगा। तो इसका समीकरण क्या होता है, y बराबर बार a/ab का बार। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा, प्लस में है, ये भी प्लस में है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इंटू में होता है। तो देखिए जो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर है, दोनों पर अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर एक ही पे होना चाहिए, तो ये ऑप्शन वाई वाला सही हो जाएगा। इसके बाद है, अगर प्रकाश का वेग हवा में इतना, दोस्तों अगर प्रकाश का वेग हवा में इतना तथा जल में इतना, तो उसका क्रांतिक कोण क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर भी दोस्तों देखिए साइन आई बटा साइन सी बटे साइन आर का लगा देते फार्मूला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन सी बटे साइन आर। तो इन दोनों का मान दोस्तों यहाँ पर लिख देता हूँ, पहला का सी 2 × 10⁸ हो जाएगा और इसका दोस्तों 3 × 10⁸ हो जाएगा। तो ये तो 8 से 8 गया, तो यहाँ पर बचा क्या, 2/3। अब इसको दोस्तों हम क्या करते हैं कि सी वाला को इपटी भेज देते हैं, नहीं हाँ इपटी भेजेंगे तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, जब ई वाला इधर से इधर आएगा दोस्तों तो ई इन्वर्स में बदल जाता है, यानी साइन इन्वर्स ये 2/3 हो जाएगा। तो यही इसका सही आंसर आएगा, साइन इन्वर्स 2/3, जो कि ऑप्शन डी में दे रहा है। तो यहाँ पर मार लीजिएगा। अगला, अविद्युतता दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है। अविद्युतता के लिए बताना दोस्तों कि कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। यहाँ पर दोस्तों कांच के लिए सबसे अधिक अपवर्तनांक बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बैगनी का हो जाएगा। यहाँ पर अपवर्तनांक पूछ रहा था, आपको ध्यान देना है। व्यक्तिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई होती है, व्यक्तिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई होती है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य के समानुपाती, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य के समानुपाती। इसके बाद है, यदि विद्युतीय क्षेत्र तथा अनुगमन वेग में क्रमशः ई तथा वी डी हो तो संचालन होगा। तो ये दोस्तों म्यू बराबर वी डी बटा सी होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वी डी बटा ई होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्षय होता है प्रतिरोधक में। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने 70 VVI ऑब्जेक्टिव बताए हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनका भी रिवीजन हो जाए। और भी अगर आप देखना चाहते हैं मैथ और हिंदी का तो प्लेलिस्ट चेक करें दोस्तों, आपको फुल क्वेश्चन बैंक का सारा पेपर मिल जाएगा, वो भी मैं सोल्व कराया हुआ।